हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त समीर सर। तो आई होप आप लोग प्लस टू के एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो मैं साथ के साथ सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो आज बच्चों की डिमांड है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स की वीडियो। तो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर 11 प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद अ क्विक रिविजन। सबसे पहले व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स फॉर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस व्हिच आर यूजफुल टू ह्यूमंस। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल्स, उनके पार्ट्स और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स लाइक DNA एंड RNA, उनको यूज करना फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद विच प्रोसेसेस? माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेसेस लाइक मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ अ जीन, प्रिपरेशन ऑफ अ DNA वैक्सीन एंड करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। तो ये बायोटेक्नोलॉजी काम करता है। बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? इस टेक्निक में जो जेनेटिक मटेरियल है उसे केमिकली हम ऑल्टर करते हैं और होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे होस्ट की फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। स्टेराइल का मतलब डिजीज फ्री कंडीशंस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, ताकि सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब ग्रो हो इन लार्ज क्वांटिटीज और फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंजाइम्स। मतलब बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है कि जब आप एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपको डिजीज फ्री कंडीशंस मेंटेन करनी है, ताकि कोई डिजायर्ड माइक्रोब ग्रो करे, अनडिजायर्ड चीज ग्रो नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। सबसे पहले वो DNA आइडेंटिफाई कीजिए जो जिसमें डिजायरेबल जीन्स हैं, फिर उस DNA को होस्ट में इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर इंट्रोड्यूस DNA जो आपने होस्ट में इंट्रोड्यूस किया उसको मेंटेन कीजिए और फिर वो DNA उसकी प्रोजेनी मतलब आने वाली जनरेशंस में अपने आप ट्रांसफर होता रहेगा। बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिजायरेबल जीन्स। बेटा अब इसमें ध्यान से सुनिए, जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स थी वो हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों नहीं थी? क्योंकि जब हम कोई भी माइक्रोब ग्रो करते थे तो अनडिजायर्ड माइक्रोब डिजायर्ड माइक्रोब के साथ ग्रो हो जाता था। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग में अब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें सिर्फ डिजायर्ड जीन्स ही इंट्रोड्यूस होते हैं, या मतलब डिजायरेबल माइक्रोब ही आपका जो आपको चाहिए होता है वही मिलता है। फिर आप क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपका आइडेंटिफाई किया DNA आपने होस्ट में। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए बेटा, ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर 2 तरह के DNA होते हैं, एक होता है क्रोमोसोमल DNA, एक है प्लाज्मिड DNA। प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग DNA। जो मैंने डेफिनेशन बोली है उसको ध्यान दीजिएगा, चाहे रिवाइंड करके देखिएगा, वो डेफिनेशन आप लिखेंगे उसकी। तो हम करते क्या है, प्लाज्मिड DNA इसमें से निकाला, ये सपोज कीजिए होस्ट सेल है। अब आप क्या करेंगे, इसका DNA निकालेंगे, इसमें से आपने डिजायरेबल जीन निकाला, डिजायरेबल जीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और इसके अंदर वो इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब आपने एक बैक्टीरियल सेल लिया, उसके प्लाज्मिड में डिजायरेबल जीन था, उस प्लाज्मिड को थोड़ा सा कट किया, कट करके ये आपका होस्ट सेल है, इसका प्लाज्मिड निकाला, इसके प्लाज्मिड में वो जो थोड़ा सा कट पीस है वो यहाँ पे लगा दिया, ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया और इसको फिर होस्ट सेल में डाल दिया तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया ये चीज़। फिर यू हैव टू मेंटेन द इंट्रोड्यूस DNA इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर द DNA टू इट्स प्रोजेनी। अब बेटा जब भी जो एलियन पीस ऑफ DNA आपने इंट्रोड्यूस किया है, इट हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ओरी रीजन। ओरी क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बिकॉज रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होती है। सो इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर ओरी रीजन नहीं होगा तो जो प्लाज्मिड जिसमें आपने डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस किया है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ओरी रीजन इज एसेंशियल। Alien DNA is integrated into the recipient genome that has ORI. Alien DNA हम foreign DNA को कहते हैं जिसको हमने प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया, and it multiplies and inherits along with the host DNA. Now the next thing, the process of joining and inserting a foreign piece of DNA into the host to produce new combinations is called rDNA technology. First rDNA technology किसने इंट्रोड्यूस की थी बेटा? This is very very important, कोहन एंड बोयर। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में वो जीन डाला था जिस जीन के अंदर क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब एक DNA जो हमने एलियन DNA लिया है
उस डीएनए के अंदर कौन से जीन्स प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, और वो किससे लिया गया था, फ्रॉम अ प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो द फर्स्ट आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो हुई थी वो किससे हुई थी, एक ऐसा जीन लिया गया था फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और उस डीएनए को हमने ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाल दिया, ठीक है। इट वाज ट्रांसफर्ड इन द ई कोलाई बैक्टीरिया, एज अ रिजल्ट जीन वाज एक्सप्रेस्ड एंड मल्टीप्लाइड इन ई कोलाई। मतलब हमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है उसके प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला, और वो जीन निकाल के हमने किस में इंट्रोड्यूस कर दिया, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई में, और फिर उस प्लाज्मिड को ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आने वाले ई कोलाई की जितनी भी प्रोजेनीज थी उनमें वो एक्सप्रेस हुआ। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर टूल्स, औजार क्या है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, दीज आर द टूल्स। हम सबसे पहले हमें चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हमें चाहिए क्लोनिंग वेक्टर्स, हमें चाहिए कॉम्पिटेंट होस्ट, उसके अलावा हमें चाहिए पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। 5 टूल्स हैं। सबसे पहले बात करूंगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो ये एंजाइम्स डीएनए को कट करते हैं। बेटा देखो, जिस डीएनए को हमने कट करना है, जिसके जीन्स हमें चाहिए, तो उस डीएनए को हम कट कैसे करते हैं, उसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाली साइड से। तो एंजाइम्स जो उस डीएनए को कट करते हैं उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, restriction enzymes, and they belong to a special category of enzyme. This is very very important. They are called nucleases because they are cutting the nucleic acids. 1963 में 2 enzymes were found which were responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli bacteria. E. coli bacteria, what are bacteriophages? Viruses that kill bacteria. तो एक वायरस वो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पा रहा था, उसका रीजन क्या था, 2 एंजाइम्स। एक एंजाइम क्या कर रहा था, वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था उसके डीएनए में, ठीक है, और जो दूसरा एंजाइम था वो डीएनए को कट कर रहा था। इस वजह से जो वायरस था वो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पा रहा था, और जो एंजाइम डीएनए को कट कर रहा था वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था। उस एंजाइम को क्या नाम दिया गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किए जा चुके हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, विच वॉज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वॉज, आप सबको पता ही होगा, हाइंड 2, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा D2। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है वो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के थ्रू बनाया गया था, और सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था वो था हाइंड 2। तो हाउ डू वी नेम द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सपोज कीजिए ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके प्लाज्मिड को कट करने के लिए वी हैव द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1। तो जो बैक्टीरिया को काटना है उसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी आपको उसी बैक्टीरिया से मिलेगा। तो the first letter represents the genus, the second 2 letters represent the species from which it is taken, R represents the strain, and 1 represents the order in which the enzymes were isolated from the strain of bacteria. This is very very important. अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, दे आर कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियसेस, एंड विच कट द डीएनए फ्रॉम द स्पेसिफिक पोजीशंस हैविंग 6 बेस पेयर्स। मतलब हम डीएनए को हमेशा एक स्पेसिफिक पोजीशन से काटते हैं जहाँ पे 6 बेस पेयर्स होते हैं और वो पैलिंड्रोमिक होते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब है आप इस डायरेक्शन से पढ़िए 3 to 5 या 5 to 3, तो दोनों साइड्स से द रीडिंग इज सेम, GAA-TTC GAA-TTC। तो दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और एंडोन्यूक्लियस हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को मतलब रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो it cut the DNA from specific positions, they bind to specific recognition sequence and cut the 2 strands at specific points। और बेटा ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, पेपर में भी केस स्टडी इस पे आ सकती है। ये है वेक्टर डीएनए और ये फॉरेन डीएनए। मतलब जिस डीएनए के अंदर आपने फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करना है वो वेक्टर डीएनए है, क्योंकि वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी करेगा। तो वेक्टर डीएनए को आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, फॉरेन डीएनए को भी आपने कट किया। कट करने के बाद दोनों को लाइगेज एंजाइम के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बारे में अभी बात करते हैं। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइंड 2 था, और ये 6 बेस पेयर्स को रिकॉग्नाइज करके उसके बाद कट करता है। और ये जो सीक्वेंस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स जो 5 to 3 या 3 to 5 इट रीड्स द सेम। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन बोथ द डायरेक्शंस। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड द सेम ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स इफ द ओरिएंटेशन इज केप्ट द सेम। जो डेफिनेशन मैंने बोली है ध्यान से सुन लीजिए और उसी को लिखना है आपने। Restriction enzymes always cut the DNA strand a little away
फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक साइड बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। अब देखिए अगर यहाँ पे वो जी से कट कर रहा है, यहाँ भी जी से करेगा, वो मतलब जहाँ से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस स्टार्ट होता है वहाँ से कट नहीं करता, अ लिटल अवे, मतलब फर्स्ट बेस पेयर के थोड़ी सी बाद वो कट करेगा, बट बिटवीन द सेम टू बेस पेयर्स ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। और इससे क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंड रह जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर स्टिकी एंड्स व्हेन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट the palindromic sequences a little away from the center, then there are some overhanging structures that are left. These overhanging structures that are left, they are called sticky ends. Why are they called sticky ends? Because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. And second point, it facilitates the action of DNA ligase. और इससे DNA ligase जो वेक्टर और फॉरेन डीएनए को, देखो बेटा, काटना है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जोड़ना है तो डीएनए लाइगेज, तो लाइगेज दोनों डीएनए को जोड़ के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। एंड व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो वेक्टर और फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल सेम ही यूज होगा। और जिस बैक्टीरिया से आपने वो मतलब जिसको आपने प्लाज्मिड को जिसके मॉडिफाई करना है, उसी का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी आपको उसी से मिलेगा। द डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स, दे आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये भी आपकी बुक का डायग्राम है। देखिए फॉरेन डीएनए, ये वेक्टर डीएनए, फॉरेन डीएनए को कट किया, वेक्टर को भी कट किया सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर उनको लिंक कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इसको होस्ट सेल में डाला, अब वो उसकी आने वाली प्रोजेनी में भी आ रहा है। तो ये लेबलिंग इसकी याद कर लीजिएगा डायग्राम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करूंगा मैं। अब क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? अब जो आपका बेटा प्लाज्मिड है जिसके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, वो जब होस्ट में इंट्रोड्यूस होगा तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, तो वो जो प्लाज्मिड डीएनए है उसी को हम वेक्टर कहते हैं, और वो आपकी क्लोनिंग करता है, मतलब मल्टीपल प्रोजेनीज में उसको इंट्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर वो डीएनए मॉलिक्यूल है जो आपका फॉरेन डीएनए कैरी करता है और उसको होस्ट सेल्स के अंदर रेप्लिकेट करता है। दो तरह के क्लोनिंग वेक्टर्स हैं आपके पास, प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफाज। अब प्लाज्मिड्स ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। प्लाज्मिड्स 1 to 2 कॉपीज पर सेल बनाते हैं, या ये किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर 15 से 100 कॉपीज भी बना सकते हैं। बैक्टीरियोफाज में हाई कॉपी नंबर पर सेल है, बट ज़्यादातर हम प्लाज्मिड्स यूज़ करते हैं क्योंकि बैक्टीरियोफाज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो इसीलिए हम ज़्यादातर प्लाज्मिड जो डीएनए है वही यूज़ करते हैं बैक्टीरिया का एज अ क्लोनिंग वेक्टर। When the cloning vectors are multiplied inside the host, the link period of DNA is also multiplied to the number equal to the copy number of the vectors. तो जब हम क्लोनिंग वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट के अंदर, तो ये मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाएगा? जितना उसकी क्लोनिंग कैपेसिटी होगी। लाइक अगर वो 1 से 2 सेल्स ही मतलब बना सकता है तो 1 से 2 कॉपीज बनेगी, 15 से 100 सेल्स आगे रेप्लिकेट करके बना सकता है तो 15 से 100 कॉपीज बन जाएगी। What are the features required for cloning into a vector? अगर आपने एक वेक्टर में क्लोनिंग करनी है तो आपको उस वेक्टर में क्या क्या चाहिए? ओरिजिन चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर्स चाहिए, क्लोनिंग साइट्स और वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? तो पेपर में ना 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरी, सेलेक्टेबल मार्कर्स और क्लोनिंग साइट्स। तो पहले मैं ओरी के बारे में बता दूं। ओरी एक सीक्वेंस है वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। जब हम एक पीस ऑफ डीएनए ओरी रीजन के साथ लिंक करते हैं तब भी वो रेप्लिकेट कर सकता है होस्ट सेल के अंदर, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली मार्क इट। इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। अब मैंने आपको बताया प्लाज्मिड 1 से 2 कॉपीज या 15 से 100 कॉपीज बना सकता है एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो वो किस पे डिपेंड करता है? उसके ओरी रीजन के ऊपर। वो कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। सो अगर आपको जो आपने डीएनए इंट्रोड्यूस किया है प्लाज्मिड के अंदर, अगर आपको उसको होस्ट सेल्स के अंदर डाल के उसकी ज़्यादा कॉपीज चाहिए तो आपको वो बैक्टीरिया सेलेक्ट करना चाहिए। सो फॉर गेटिंग मेनी कॉपीज इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर। मतलब अगर आपको ज़्यादा कॉपीज चाहिए तो आपको वो बैक्टीरिया लेना पड़ेगा जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर सेलेक्टेबल मार्कर्स? तो बेटा सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर एक्चुअली एक जीन है जो सेलेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मेंट्स को और एलिमिनेट कर देता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। जब हम एक पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट बैक्टीरिया के अंदर, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती इट इज कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सपोज कीजिए आपने एक डीएनए लिया, ये आपका क्या है? एक मतलब वेक्टर डीएनए है, तो ये वेक्टर डीएनए फॉरेन डीएनए आपका, आपने उससे कट किया और प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो हो सकता है वो जो आप इंट्रोड्यूस करें वो हो या ना हो। अगर तो वो इंट्रोड्यूस हो गया तो वो ट्रांसफॉर्मेंट है, अगर तो वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेलेक्टेबल मार्कर्स ऑफ ई. कोलाई इंक्लूड। तब अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या क्या है? ई. कोलाई के अंदर जीन्स है
that provide resistance, that are your selectable markers. For example, genes encoding resistance to ampicillin, chloramphenicol, tetracycline and kanamycin. Normal E. coli cells have no resistance against these antibiotics. बेटा देखो, मैंने आपको पहले बताया कि हम सैल्मोनेला टाइफीम्यूडियम बैक्टीरिया लेते हैं, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसके प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके प्लाज्मिड में से हम वो जीन निकाल के वो ई. कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. अगर तो ई. कोलाई के अंदर वो इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि ई. कोलाई डज नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस, अगर तो वो इंट्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेंट है. अगर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. मतलब एक जीन ने हमें बताया, जीन सिलेक्टेबल मार्कर है जो हमें ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं, तो इसीलिए जीन्स को ही हम क्या कहते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स. तो विच वाज द फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर that was introduced. So to link the alien DNA, the vector needs a few recognition sites for restriction enzyme. So which was the first artificial cloning vector? This is again the third very important question. जैसे फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसकी हेल्प से, वो सैल्मोनेला टाइफीम्यूडियम की हेल्प से बनाया गया जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे. सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, हाइंग-2. और थर्ड क्वेश्चन विच वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियली क्लोन वेक्टर, इट वाज PBR 322. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं PBR, ये सारी क्लोनिंग साइट्स हैं, BAM-H1 SAL1 और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये भी सारी क्या है, क्लोनिंग साइट्स. और अगर एक वेक्टर में, मतलब जो प्लाज्मिड है जिसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट करना है, उसमें एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, तो ये जीन क्लोनिंग को थोड़ा सा क्या कर देता है, कॉम्प्लिकेट कर देता है. अब हम बात करते हैं, लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रिस्ट्रिक्शन साइट विच इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज कीजिए ये जो वेक्टर PBR 322 है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, आपने उस रेजिस्टेंस को खत्म करना है, तो आप क्या करेंगे, BAM-H1 साइट पे एक एलियन डीएनए इंसर्ट करेंगे. यहाँ पे मैं एक एलियन डीएनए इंसर्ट करूंगा. देखिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पे एलियन डीएनए, अगर मेरा डीएनए इंसर्ट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज फॉर्म. रिकॉम्बिनेंट क्यों, क्योंकि इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. और अगर लाइगेशन ना हुई तो वो क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि वहाँ पे इंसर्शन नहीं हुई. अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा आपका ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? व्हेन अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड विद इन अ जीन ऑफ बैक्टीरिया, जीन इज इनएक्टिवेटेड. अब आप सपोज कीजिए आपने जब जीन इंसर्ट किया, लाइक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो आपकी साइट है, वहाँ पे BAM-H1 साइट पे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, अगर आपने उस रेजिस्टेंट जीन पे अपना एलियन डीएनए इंसर्ट कर दिया, तो अगर तो इंसर्शन हो जाएगी तो वो जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट. दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. और जब हम उस प्लाज्मिड को ई. कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, 3 तरह के सेल्स बनेंगे. ये बेटा आप ध्यान से समझना. एक तो होंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें कोई भी, मतलब दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू एनी ऑफ द एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन. एक ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होंगे जिनमें नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, वो टेट्रासाइक्लिन को भी रेजिस्टेंट होगी और एम्पिसिलिन को भी. एक ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, मतलब दे आर रेजिस्टेंट ओनली टू एम्पिसिलिन. क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस हमने क्या कर दी, खत्म. मतलब जहां पे आप अपना एलियन डीएनए इंसर्ट करेंगे वहां की रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी. अब इसकी भी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं. अब सपोज कीजिए रिकॉम्बिनेंट अब आप नाउ व्हाट इज द मेथड टू सेलेक्ट विच आर द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स एंड विच आर द नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स. तो इन्हें आपको सेपरेटली प्लेटिंग करनी पड़ेगी. कैसे करनी पड़ेगी, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स बाय प्लेसिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसिलिन मीडियम, देन द ट्रांसफॉर्मेंट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम. द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम बट नॉट ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम. बेटा जो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, मतलब जब हमने एलियन डीएनए इंसर्ट किया और उसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गई, तो वो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है. जब मैं उसे एम्पिसिलिन में रखूंगा वो ग्रो करेगा. क्यों, क्योंकि उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस अभी है, पर जब टेट्रासाइक्लिन में डालूंगा वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस खत्म हो गई है. तो आपको पता लग जाएगा कि वो आपका क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स. बट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे, मतलब जिसके अंदर हमारा एलियन डीएनए नहीं इंसर्ट हुआ होगा, वो एम्पिसिलिन में भी ग्रो करेगा और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेगा. तो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आपको ये हेल्प कर रहा है सिलेक्शन में कि ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हैं, और इनएक्टिवेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आपको रिकॉम्बिनेंट्स की सिलेक्शन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. तो बाय दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ये बेटा एक डिफरेंट प्रोसीजर है, क्योंकि पहले आपको एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में डाल के देखना पड़ेगा, फिर टेट्रासाइक्लिन में. तो दिस इज अ कम्बरसम प्रोसीजर. ये थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसीजर है. तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड है सेलेक्टेबल मार्कर्स का, दैट इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हाउ इज इट हेल्पफुल? तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है?
जब आप एक बेटा इतना ही लिखना है, जब आप एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो जो जीन होगा वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपने एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस किया, जो जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता था वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। सो जीन इनएक्टिवेट हो गया, दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अगर तो आपका इंसर्ट हो गया, वो कॉलोनीज बैक्टीरिया की बिल्कुल कलर प्रोड्यूस नहीं करती, तो उन्हें हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। इफ द प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया हैव एन इंसर्ट, ठीक है, नो, कोई इंसर्ट नहीं हुआ, मतलब एलियन डीएनए आपने डाला पर वो इंसर्ट नहीं हुआ, इट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो आपको क्या याद रखना है कि जब आपने एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस किया इन द कोडिंग साइट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर तो इंसर्ट हो चुका है तो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी कलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अगर इंसर्ट नहीं हुआ एलियन डीएनए का तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं होगी एंड इट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनीज। दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट देम। नाउ वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें आपके पास क्या है, genetic tools of some pathogens is transformed into useful vectors for delivering genes to plants and animals. For example, plants के केस में which bacteria do you use for inserting your gene of interest, that is Agrobacterium tumefaciens? It is the vector for plants. मतलब इसका प्लाज्मिड डीएनए लेके आप ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, और एनिमल्स के लिए विच इज़ द यूजफुल वैक्टर, दैट इज रेट्रोवायरस। हाउ इज इट डन? अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज टाई प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड। तो ये आप ध्यान से समझिएगा, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो प्लाज्मिड है उसमें एक जीन प्रेजेंट होता है जो नॉर्मल प्लांट सेल्स को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस द केमिकल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। तो पैथोजन मल्टीप्लाई करता रहता है प्लांट के अंदर। तो हमने क्या किया, जो TI प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम का, उसको मॉडिफाई करके क्लोनिंग वेक्टर बना दिया विच इज नॉट पैथोजेनिक टू प्लांट्स नाउ। अब वो प्लांट में डिजीज कॉज नहीं करता। कैसे? या सपोज कीजिए ये उसका प्लाज्मिड है, ठीक है, ये उसका प्लाज्मिड है, मैंने उसका क्या किया, ये वाला जीन है, ठीक है, ये वाला जीन उसके अंदर नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट करता है, तो मैंने यहाँ पे एक एलियन डीएनए इंसर्ट कर दिया, और उस एलियन डीएनए में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो मैं प्लांट के अंदर एक रिक्वायर्ड कोई चीज़ डालना चाहता हूँ। तो ये वाली जो चीज़ है जो नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट कर रही है, खत्म हो जाएगी, और जो मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर एक्सप्रेस होने लग पड़ेगा। तो what I have done, I have modified into a cloning vector which is not pathogenic, but it is delivering my gene of interest into the plants. तो this is something very important. ऐसे ही रेट्रोवायरस करते हैं। रेट्रोवायरस भी हमारे, ये प्लांट्स की बात थी, अब रेट्रोवायरस एनिमल्स की बात है। एनिमल्स में रेट्रोवायरसेस क्या करते हैं, दे कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स, सो दे आर यूज्ड टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। तो हम क्या करते हैं, इस केस में भी हम क्या करते हैं, रेट्रोवायरसेस में भी एक जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी जो एबिलिटी होती है नॉर्मल सेल्स को कैंसरस में कन्वर्ट करने की, वो खत्म करके हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाई प्लाज्मिड वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने वर्डिंग्स बोली हैं आपको एज इट इज कीवर्ड्स के साथ लिख के आनी है। नाउ अब हम बार बार कह रहे हैं कि हमने प्लाज्मिड डीएनए लिया, प्लाज्मिड डीएनए लेके उसके अंदर एलियन डीएनए डाला और उसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब होस्ट सेल्स तो बहुत खतरनाक है, वो ऐसे थोड़ा बार बार कुछ भी निकालो कुछ भी डाल दो। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट। आप होस्ट को कैसे कॉम्पिटेंट बनाते हैं कि जो आपने प्लाज्मिड उसमें इंसर्ट करना है वो अपने अंदर इंसर्ट होने दे। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से। सो बैक्टीरियल सेल्स मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट सो दैट दे कैन टेक अप द एलियन डीएनए। जो प्लाज्मिड आपने उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो आप बना चुके हैं, अगर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन को पार करना पड़ेगा। तो बैक्टीरियल सेल्स को आप अगर उसके अंदर अपने प्लाज्मिड डीएनए इंसर्ट करना है तो देयर आर 4 मेथड्स टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट। नंबर 1, सबसे पहले बैक्टीरियल सेल्स आर ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कैटायन दैट इज कैल्शियम। तो इट क्रिएट्स सम पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, सो डीएनए एंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल थ्रू द पोर्स इन देयर सेल वॉल। दिस इज द फर्स्ट मेथड। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो सेल्स हैं जिनके अंदर प्लाज्मिड डीएनए इंसर्ट हो चुका है उन्हें हम इंक्यूबेट करते हैं विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। पहले उसको हम क्या करेंगे, आइस पे इंक्यूबेट करेंगे, फिर 42 डिग्री पे हीट करेंगे, फिर दोबारा से आइस पे रखेंगे। मतलब आपने जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर वो प्लाज्मिड डालना है, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो आप बना चुके हैं दोनों को आप पहले आइस पे रखेंगे, फिर आप उन्हें 42 डिग्री पे हीट करेंगे, फिर आइस पे रखेंगे। इससे बैक्टीरियल सेल इज नाउ अनेबल्ड टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज कॉल्ड हीट शॉक मेथड, द फर्स्ट मेथड to introduce the plasmid into the host cell. Now we have 3 other methods. First method is micro injection. रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आपने बनाया है वो आप डायरेक्टली न्यूक्लियस ऑफ द
एनिमल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा जो वर्डिंग्स है वो एज इट इज आपको लिखनी पड़ेंगी। सेकंड मेथड इज बायोलिस्टिक्स और जीन गन। इसमें आप क्या करते हैं, दिस इज टू बी रिटन एज सच, cells are bombarded with high velocity particles of, that is tungsten or gold, which is coated with DNA. And this method is only for plant cells, not for animal cells. This is only for animal cells, this is only for plant cells. अब कई बार वो घुमा के, अब बेटा घुमा के क्वेश्चन क्या होता है, घुमा के क्या डालेंगे, हाउ कैन यू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट इफ द होस्ट इज अ प्लांट सेल। तो आप उसमें ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड नहीं लिख सकते, और अगर वो एनिमल सेल कह दें तो आप उसमें बायोलिस्टिक्स या जीन गन नहीं लिख सकते। डिसआर्म्ड पैथोजन मेथड, ये वही मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस या रेट्रोवायरस वाला, उनका जो मतलब जीन है जो नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट करता है, उस जीन की जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दीजिए, तो वो क्या हो गया, डिसआर्म्ड पैथोजन। मतलब पैथोजन डिसआर्म्ड हो गया, अब वो नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट नहीं करेगा, इंस्टेड आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का खत्म होता है। तो ये वीडियो अब एंड हो रही है, तो इस वीडियो को बेटा आप ध्यान से देखिएगा, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। जिन्होंने अभी भी ये चैप्टर नहीं किया है वो भी कर लें। तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी एग्जाम। थैंक यू सो मच एवरीवन।